दोस्तों नमस्कार। इस बार शायद पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ये रिकॉर्ड उन छात्रों के हैं जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, और उन छात्रों में भी इस बार ग्रेजुएट छात्रों की संख्या के कई गुना ज्यादा अंडर ग्रेजुएट छात्र थे। यानी बीते 5 वर्षों में नया नजारा इस देश के भीतर उभर कर सामने आया है, जहां पर 12वीं पास की और उसके बाद ग्रेजुएट होने के लिए भी दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने भारत के छात्र चल पड़े। बहुत पैसा लगता है, 1 करोड़ से ज्यादा, फिर भी छात्र के परिवार देने को तैयार है। और जो हायर एजुकेशन के लिए निकलते हैं उनकी तादाद भी इस दौर में लगभग 55% बढ़ गई बीते 5 वर्षों में। और इसीलिए अगर समूचे आंकड़े को जोड़ दीजिएगा तो औसतन बीते 5 वर्षों में भारत छोड़कर जो छात्र बाहर चले गए उनकी तादाद 10 लाख के ऊपर हमेशा आएगी। कई बार ये 13 लाख 14 लाख यहां तक पहुंच चुका है। जब जो बाहर जाने वाले छात्रों को रोके कौन और रोक सकता कौन है? देश के भीतर किसी तरीके से 12वीं की परीक्षा पास कर जाए, यह शायद भारत के एजुकेशन सिस्टम की पहली बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन पहली बार उसमें भी खुले तौर पर सेंध लग गई, और ऐसी वैसी सेंध नहीं लगी। जिस छात्र ने जो कॉपी लिखी और जब दोबारा से उसकी जांच या नंबर देखने के लिए उस कॉपी को निकलवाया तो पता चला वो उसकी कॉपी है ही नहीं। माना गया टेक्नोलॉजी का संकट है, माना गया बड़ी तादाद में छात्र बैठते हैं। तकरीबन 18 लाख छात्रों ने इस बार सीबीएसई की परीक्षा दी है। यानी सभी के पन्नों को जोड़ते चले जाइएगा तो करोड़ों पन्नों की जांच करनी पड़ती है। आप कल्पना कर रहे हैं, यह सरकार कह रही है। इतने सारे पन्नों की जांच और टेक्नोलॉजी के लिहाज से कुछ गड़बड़ियां तो हो ही जाएगी। यानी दुनिया में भारत एकमात्र देश है जहां की सरकार खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रही, गड़बड़ी तो हो जाती है, हम इसे ठीक कर लेंगे। और इसके बाद जब नीट की परीक्षा देने के लिए छात्र आए तो एक झटके में 22 लाख छात्रों के सामने उनके अपने भविष्य को लेकर अंधेरा शुरू हो गया। और यह अंधेरा इतना घना है क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। इसी सरकार के वक्त हो चुकी है, इसी सरकार के शिक्षा मंत्री के दौर में हो चली है, और उसी दौर में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा चुका है। लेकिन ढाक के 3 पात, हथेली खाली है, छात्रों के सामने अंधेरा है। इस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कुछ ऐसी है कि सत्ता मान चुकी है कि उसे कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। यानी ये मुद्दे अगर राजनीतिक तौर पर भी कुलांचे मारने लग जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर खड़ी हो जाए ये कहने के लिए कि देखिए छात्रों के साथ क्या कुछ हो रहा है, और ये गड़बड़ी यूपीएससी में है, ये गड़बड़ी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में है, ये गड़बड़ी यूजीसी के भीतर है। यानी हर परीक्षा के मद्देनजर अगर गड़बड़ियां हो रही है और इस देश की राजनीतिक पार्टियां इसे मुद्दा बनाए या ना बनाए ये अब मायने रखता नहीं है, क्योंकि सत्ता ने तो तय कर लिया कि उसे चुनाव जीतना है और इसके लिए उसने व्यवस्था भी कर डाली, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा डाली कि हां, इलेक्शन कमीशन के दायरे में है ये, वो जो मन चाहे जैसे मन चाहे इस देश में एसआईआर तैयार कर सकती है, और जो एसआईआर तैयार करने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त कहा जाता है, उसकी नियुक्ति भी सरकार ही करेगी। सरकार जिसकी नियुक्ति कर रही है, नियुक्ति होने के बाद वो सरकार की रक्षा कर रहा है। सरकार की गवर्नेंस फेल हो रही है, फेल होती गवर्नेंस में कोई मंत्री जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, तो फिर विपक्ष की राजनीति इन मुद्दों को बनाकर क्या करेगी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सत्ता की जीत इन मुद्दों को बेअसर कर दे और हर चुनाव जीतने के बाद सत्ता खुले तौर पर ऐलान कर दे कि देखिए यह मुद्दा है ही नहीं। इसीलिए तो जनता ने हमें वोट दे दिया। शायद यही वह नब्ज है जिसको पहली बार राहुल गांधी ने पकड़ लिया, और राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल यह मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है,
यह फेल होते सिस्टम की एक तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें छात्रों को ही तय करना है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करेगी, छात्र खुद तय करें। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था पर अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो वो क्या करेंगे? क्या वो इस व्यवस्था को बदलने के लिए सामने आकर खड़े होंगे? क्योंकि पॉलिटिक्स तो हार मान चुकी है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत जिसमें डेमोक्रेसी की रक्षा जिन जिन इंस्टीट्यूशंस को करनी है वो तमाम इंस्टीट्यूशन सरकार की रक्षा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी हाशिए पर है। तो क्या ये छात्र जेनजी हैं? कोई माने या ना माने, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति बनकर सामने आ गई जिसमें पहली बार 18 लाख सीबीएसई के छात्र, 22 लाख नीट के छात्र, तत्काल में एक महीने के भीतर इनके सामने ऐसा संकट गहराया कि लगा पूरा सिस्टम फेल हो गया है। और इस प्रक्रिया में राहुल गांधी के दरवाजे पर वो छात्र पहुंचे, राहुल गांधी उनके दरवाजे पर पहुंचे उनके मुश्किल हालातों में साथ खड़े होने के लिए। देश भर के भीतर एनएसयूआई, जो कांग्रेस का छात्र यूनियन का एक संगठन है, उसके छात्र सड़कों पर उतर आए। और दरअसल राजनीतिक चौखट पर नहीं, पहली बार राहुल गांधी आज सुबह सवेरे पहुंच गए एनएसयूआई के दफ्तर, यह बताने, कहने और समझाने के लिए कि दरअसल पॉलिटिक्स इस देश में सत्ता नहीं बदल सकती है, व्यवस्था को बदलना है, उस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को करना है जो इस देश के छात्र ही करेंगे। जब वो देश भर के सेंटर्स में 18 लाख छात्र सीबीएसई की परीक्षा देने जा सकते हैं, 22 लाख छात्र नीट की परीक्षा देने में शामिल हो जाते हैं, और जब उनके भविष्य से खिलवाड़ होता है तो अब उन्हें ही तय करना होगा। और इसके बाद राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में वो क्या लिखते हैं? वो खुले तौर पर एक बात का जिक्र कर देते हैं। यह बात इसलिए चौंकाती है क्योंकि इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हंगामा मच जाता है। वो दरअसल साफ तौर पर लिखते हैं कि एनईईटी यानी नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात हुई, उनके भीतर के आक्रोश ने बतला दिया अब इस व्यवस्था पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा, और उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके सब्र का बांध टूट चुका है। देश का युवा अब मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और बेरुखी को बर्दाश्त नहीं करेगा, और याद रखिए यही युवा इस व्यवस्था को बदलेगा। एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा है जो सीबीएसई की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, एक लिहाज से 12वीं की परीक्षा के बाद इस देश में वोटिंग पावर मिलता है, क्योंकि 17 वर्ष की उम्र में आकर 12th की परीक्षा हो जाती है, और उसके बाद माना जाता है परीक्षा से निकला और उसको वोटिंग पावर 18 वर्ष का वो हो गया। उन छात्रों से मुलाकात, छात्रों के बीच जाना, उनके मुश्किलों को उठाना, और खुले तौर पर सरकार को कहना कि ना जवाब, ना जिम्मेदारी, ना शर्म। और सीबीएसई जो भयंकर हेरफेर कर रही है, लाखों बच्चों के माता पिता सदमे में है। और उसको लिखते लिखते आखिर में वो जब वो लिखते हैं कि सीबीएसई के जेन जी साथियों, आपकी मेहनत, आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा, हम इस साजिश के तह तक जाएंगे और इस करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये मैसेजेस जब आते हैं तो उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हड़कंप मचती है। क्या वाकई इस देश का युवा अगर सड़क पर आ गया, छात्र अपनी मांगों को लेकर आ गया, और सरकार किसी का इस्तीफा तो लेती नहीं है, क्योंकि इस्तीफा लेने लगेगी तो बड़ी लंबी कतार खड़ी हो जाएगी, और उन मंत्रियों को भी लोग जान जाएंगे कि अच्छा इस विभाग के ये मंत्री हैं, तो इस्तीफा लेंगे नहीं लेकिन सुधार कीजिए। तय होता है कि तुरंत एक बैठक बुलाइए, उस बैठक में वो तमाम लोगों की मौजूदगी हो जो इस नब्ज को पकड़ पाए। लेकिन इस बैठक की अगुवाई कौन करे? प्रधानमंत्री खुद करेंगे तो मुश्किल है, अगर अमित शाह करेंगे तो फिर वही बात होगी, मोदी और शाह की जोड़ी सब कुछ देखती समझती है। तो तय होता है कि बैठक पीएमओ में नहीं, बैठक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होगी, और उस बैठक में हर कोई शरीक होगा। हर कोई शरीक होगा यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शरीक होंगे, युवा मंत्री हैं इस दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया,
उनको भी मौजूद वहां रहना होगा। इसके साथ जो एनटीए है उसके डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, उनकी भी मौजूदगी होगी। आधे दर्जन पीएमओ के वो अधिकारी जो एजुकेशन और जो इन परीक्षाओं को लेकर काम कर रहे थे, या फिर इससे पहले इस देश के जो एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको भी कहा गया जाइए और एक रिपोर्ट तुरंत तैयार कीजिए जो इंप्लीमेंट की जा सकती है और छात्रों के बीच ये भरोसा जाग जाए कि हमने इस्तीफा इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम सुधार करना चाहते हैं और चीजों को पटरी पर लाना चाहते हैं। और इसके बाद बैठक की शुरुआत राजनाथ सिंह के घर पर हो जाती है। तो आइए अब एक एक पन्नों को खोलते हैं। पहला पन्ना राहुल गांधी का, जो एक के बाद एक ट्वीट के जरिए, एक्स पर लिखे गए शब्दों के जरिए सरकार को चिता रहे हैं और सुबह सवेरे एनएसयूआई के दफ्तर की दिशा में बढ़ गए। राहुल सर नीट पर बात करेंगे सर, थोड़ा सा बोल दीजिए। तो क्या यह देश में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की एक शुरुआत है? क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में उसका संगठन है। वो पूरा संगठन भी अगर सक्रिय हो जाए तो राजनीतिक तौर पर आखिर में जनता से ही वोट मांगने होते हैं। और पहली बार पूरा विपक्ष समझ चुका है और शायद राहुल गांधी अब इस बात को हकीकी तौर पर जान चुके हैं कि वो जनता के सामने जाएंगे इन मुद्दों को लेकर, और उसके बाद जो चुनाव होंगे उसके रिजल्ट तो सत्ता के पक्ष में ही रहेंगे। तो फिर लोकतंत्र तो जिंदा है, सिस्टम तो चल रहा है, उस सिस्टम के भीतर की खामियों को उभारेगा कौन? इसीलिए एनएसयूआई को निर्देश दिया गया कि देश के हर हिस्से में, हर राज्य के भीतर छात्रों के मुद्दों को इस तर्ज पर उठाया जाए जहां छात्र को लगने लगे कि अगर उसकी भागीदारी नहीं होगी तो फिर उसका भविष्य अंधकारमय है। क्योंकि राहुल गांधी ये लिखने से चूकते नहीं है कि दरअसल इस दौर में सब कुछ माफिया के हवाले कर दिया गया है। और माफिया से मतलब है वो करप्शन जिसमें कंपनी और सरकार की भागीदारी बराबर की रहती है। यानी उन कंपनियों को ठेका दिया जाता है जो ठेका लेकर सरकार के अनुकूल काम करें, उन्हें पैसा दे, और ठेका लेने के बाद वो अपने लोगों की भर्ती के लिए कहीं कहीं पर पेपर लीक भी करते चले जाएं, या जांच हो ना पाए, या जांच हो तो उसमें भी गड़बड़ियां रहे। वहां तक कोई पहुंचे तो उन पर आंच इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनका नेक्सस काम कर रहा है सरकार के साथ मिलकर। और शायद यही वो वजह है जहां पर पहली बार न सिर्फ यह लिखा गया कि माफियाओं के हवाले परीक्षा प्रणाली कर दी गई है, बल्कि यह भी बताया गया कि 5-6 बरस पहले एक कंपनी तेलंगाना में यही काम कर चुकी थी 2019 में। उस समय उस कंपनी का नाम ग्लोबेरेना था, जो आज की तारीख में नए नाम के साथ क्वेम्ट के जरिए निकल कर आई और उसको ठेका दे दिया गया। तो ठेका किसने दिया, किसके कहने पर दिया, उसका अतीत क्यों नहीं खंगाला गया? इन सवालों के जवाब में सीबीएसई ने कहा राहुल गांधी भटका रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। अब यहां पर सवाल था कि अगर छात्र सक्रिय होने लग गया, अपने मुद्दों को लेकर सक्रिय होने लगा, या फिर उन छात्रों में यह भरोसा जाग गया कि राजनीति तो उनके मुद्दों के आसरे नहीं हो रही है, लेकिन राजनीति उनकी चौखट पर पहुंचकर उनके साथ खड़े होने का प्रयास कर रही है, और ऐसे में इस देश के लाखों छात्र अगर अपने मुद्दों के आसरे सड़क पर आ गए तो क्या एक शिक्षा मंत्री भर का इस्तीफा होगा या बात आगे चली जाएगी? दरअसल ये बात आगे ना जाए, इसी को लेकर आज सुबह सवेरे दिल्ली के उस किनारे जो गुड़गांव से लगता है वहां द्वारका है,
वहां पर सीबीएसई का हेडक्वार्टर है। वहां पहुंच गए देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। घंटे भर बैठक की। उसके बाद वहां से उठे तब तक मैसेज आया कि राजनाथ सिंह के घर जाइए, वहां पर नीट में जो हुआ है उसको लेकर मंथन होगा और यह मंथन में रिपोर्ट तैयार होगी। उस रिपोर्ट को कैसे लागू करना है उस दिशा में एक पूरा फॉर्मेट बनाना होगा। और यह सारी चीजें इसलिए क्योंकि रिपोर्ट अच्छी सरकार के पास नहीं है, छात्रों के आक्रोश को लेकर। और वो आक्रोश अगर राजनीतिक की शक्ल में इस देश में प्रभावी हो गया तो झटके में इस देश का युवा ही उस राजनीतिक व्यवस्था की दिशा में परिवर्तन के लिए ना बढ़ जाए। क्या यह सोच थी? लेकिन इन सब के बीच सीबीएसई की परीक्षा और नीट की परीक्षा को लेकर देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने 2-3 बातें जो कही, उसने दोबारा वही परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी। टेक्नोलॉजी काम करती है, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देखिए 17 लाख परीक्षार्थी थे, 98 लाख कॉपी है, हर कॉपी में 40 पन्ने, लगभग 40 करोड़ स्कैन्ड कॉपीज, बहुत मुश्किल काम है। अब उन्हें यह कौन बताए, कैसे बताए कि जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो सिर्फ 40 करोड़ पन्ने को स्कैन नहीं कर सकती है। टेक्नोलॉजी जो काम करती है दुनिया भर के भीतर में, उसके दायरे में 400 करोड़ पन्ने भी चंद मिनटों के भीतर स्कैन कर लिए जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल जिसका सवाल हमने शुरू में उठाया, इस देश में हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं और अब पहली बार अंडर ग्रेजुएट भी बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि देश में इतना बड़ा लीकेज है। तो ऐसे में जो छात्र मेरिट पर आ रहे हैं, उन मेरिट पे आने वाले छात्रों को क्या वो पेपर मिल जाता है, पेपर लीक हो जाता है, या जो सीबीएसई की जांच में चीजें नजर आई जिसकी कॉपी नहीं है उसकी कॉपी में किसी दूसरे के पन्ने चस्पा किए हुए थे। तो एक नए तरीके की परिस्थिति में जो अपने लोग हैं, हो सकता है जिस कंपनी को ठेका दिया गया हो, जो सरकार के साथ खड़ा हो, उसके अपने लोग का मतलब वैचारिक तौर पर वही सोच होगी। और जब ये पूरी परिस्थिति चलती चली जाएगी तो इसके बाद देश के हर प्रोफेशन में हर जगह वैसे ही लोगों की मौजूदगी होगी। वो नौकरशाही में आज जाएंगे, कोई जुडिशरी में जाएगा, कोई मीडिया में जाएगा, कोई नेता ही बन जाएगा। लेकिन इस देश का जो ब्रेन ड्रेन हो चुका है और जो हो रहा है, उसमें क्या इस पूरे सिस्टम के भीतर अब यहां का छात्र और युवा समझ रहा है? वो कैसे समझ रहा है? और राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद क्या क्या कहा, उससे पहले हमें लगता है सुनना चाहिए इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या जवाब। इवैल्यूएशन सर्विसेज के स्वरूप में उसका पूरा एक समीक्षा सर यहाँ पर आके देख लें, तो उसके लिए माननीय मंत्री जी आज आए हैं, हम पुनः उनका स्वागत करते हैं। सर आगे की कार्रवाई सर। देखिए, इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपने जिम्मेवारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूं, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है, जब इतने बड़े मात्रा में इसको व्यवस्था किया गया, मैंने जैसे कहा 40 करोड़ पेपर स्कैन हुई है, उसमें से 17 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट्स लौट के आए हैं। अपना आंसर शीट को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। लगभग 11 लाख कॉपी उनके पास गया है, उसको भी वो देख रहे हैं। इसकी फिर हम लोगों ने आज बैठ के हमारी सारे जब थोड़ा चिंता आई, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। यानी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि विसंगति तो आई है, गड़बड़ी तो हुई है, उसका समाधान करना है, उसमें सुधार करना है। यानी वो खुद मंत्री हैं, उनके मातहत नौकरशाहों की एक पूरी टीम है। उस नौकरशाही ने इस देश में परीक्षा का ठेका
किसी कंपनी को दे दिया। उस कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी को अपनाया उस टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी पा गई, यानी पेपर लीक नहीं हुआ, यानी सीबीएसई के भीतर कोई विसंगति, मानव गड़बड़ी नहीं है। तो क्या इन सब की जिम्मेदारी सुधार टेक्नोलॉजी के आश्रय होनी है या फिर इंजीनियरिंग के जरिए सरकार यह सोच रही है? फिर देखिए, जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। और शायद यही वो सवाल है जो इस वक्त भारत के छात्रों के भीतर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर परीक्षाओं के भीतर पेपर का लीक होना और जितनी बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा इलाहाबाद में परीक्षा देने के लिए जुटा और उत्तर प्रदेश में अलग अलग परीक्षाओं को लेकर जब वह यह मांग करने लगा कि दरअसल पूरी परीक्षा के भीतर ही गड़बड़ी हो जाती है, तो उनकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। वो सिर्फ 7 से 8 लाख छात्र थे। बिहार के भीतर बीपीएससी की परीक्षा हो या दूसरी परीक्षाओं हो, उसको लेकर जो छात्र संघर्षरत थे उनकी तादाद भी लगभग 9.5 लाख निकल कर आई। राज्य दर राज्य अगर यह परिस्थिति जोड़ते चले जाइए तो ध्यान दीजिए, अभी तक की राजनीति यह कह रही थी कि दरअसल इस देश में सरकार फेल है, एजुकेशन मिनिस्टर फेल है, उसको आप हटा दीजिए। सरकार नहीं हटाना चाहती है क्योंकि हटते ही हर डिपार्टमेंट के भीतर होने वाली गड़बड़ियों को लेकर आवाज पॉलिटिकल तौर पर फिर उठने लगेगी और बात होते होते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक चली ही जाएगी। और इन सब के बीच चुनाव जीतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सरकार की है, इससे कोई इनकार कर नहीं रहा है। तो शायद इसीलिए एक नए राजनीतिक परिस्थिति में पहली बार महीने भर के भीतर ही 22 लाख नीट के विद्यार्थी और सीबीएसई से जुड़े 18 लाख, इनके सामने एक सवाल उभर कर आया कि जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, वह उनको भविष्य को संवारने नहीं देगा, उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दिशा में जाने नहीं देगा जहां लगे कि नेचुरल वे में जो छात्र लायक है, जो पढ़ लिख कर पहुंचा है परीक्षा देने के लिए, उससे हटकर एक बड़ी कतार अपने लोगों की है। और ये अपने लोगों के लिए रास्ता क्या इसी तरीके से इस दौर में बन रहा है, जो आने वाले वक्त में मेरिट के सहारे अलग अलग जगहों पर जगह भी पा जाएं और वह उस भीड़ का सबसे बड़ा हिस्सा भी हो जाएं, जो छात्र बाहर तो नहीं जा पाते हैं लेकिन देश के भीतर 12 घंटे 18 घंटे की पढ़ाई करते हैं, माता पिता लोन लेते हैं, लोन लेकर बच्चे के एजुकेशन को कराते हैं। वह कोई ट्यूशन ले रहा होता है, कोई कहीं पर तैयारी के लिए पैसे दे रहा होता है, कोई किसी दूसरे शहर में जाकर वहां पर कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है, वहां पर पैसे लगाता है। और इस पर हमारी टीम ने जब काम करना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी, इस देश में एजुकेशन के नाम पर लिए जाने वाला लोन बाहर नहीं बल्कि देश के भीतर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया जाने वाला लोन जो है वह 6 लाख करोड़ से ज्यादा का है। लोन ले रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन परीक्षा नहीं दे पाते, परीक्षा देते हैं पेपर लीक हो जाता है या फिर वो अपनों के बीच चला जाता है। और ये एक धीरे धीरे एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जहां पर ज्ञान कोई मायने ही ना रखे। अब इन छात्रों के सामने यह संकट तो होगा कि अब वो कौन सी लड़ाई लड़े, वो कौन सी बातों को उठाएं। और विपक्ष की राजनीति इस दौर में घुटने पर टेक चुकी है जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हर कदम पर मोहर लगा दी, यानी क्रिटिकल एस्पेक्ट गायब है, उठते हुए सवाल गायब हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब जिनके वोट कट गए थे उनको लेकर जब उसने कहा अच्छा इस बार नहीं अगली बार वोट दे दीजिएगा, आप कल्पना कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर ये टिप्पणी करे कि इस बार नहीं अगली बार वोट दे दीजिएगा तो कल को इस देश का एजुकेशन सिस्टम में भी हर परीक्षा के बाद कहा जाएगा इस बार नहीं अगले अटेम्प्ट को आप क्लियर कर लीजिएगा, इस बार छोड़ दीजिए। इस परिस्थिति में इस देश की उलझन आकर फंसी हुई है। इसीलिए जिन मुलाकातों के बाद राहुल गांधी ने बकायदा एक वीडियो बनाया और जो मैसेज कन्वे किया कि कैसे माफियाओं के हाथ में ये पूरा एजुकेशन और उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस भेजा जा चुका है, जो नेक्सस है सरकार के साथ और सरकार बिना जिम्मेदारी के ये पूरे के पूरे काम में कुछ भी कदम उठाने को तैयार नहीं है।
CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. दरअसल ये संकेत 5 बातों को उठा ही देते हैं इस देश के भीतर। पहला सवाल, क्या वाकई इस देश का युवा अपने मुद्दों को लेकर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कदम उठा सकता है या नहीं उठा सकता है? दूसरी बात, जो पूरा सिस्टम चल रहा है वो अगर राजनीतिक तौर पर एक नए समाज का निर्माण कर रहा है जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस गायब हो जाए, एजुकेशन और इंटेलेक्चुअलिज्म गायब हो जाए, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स गायब हो जाएं और अपने अनुकूल एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें इस एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए छात्र और परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद उस व्यवस्था के हिस्सा बन जाएं जो व्यवस्था मौजूदा वक्त में व्यवस्था को ही खत्म कर चुकी है और फेल हो चुकी है, तो क्या यही सिस्टम और मजबूत हो जाएगा जो अभी चल रहा है और इनको कोई हरा नहीं पाएगा? तीसरा सवाल, क्या करप्शन और अनएजुकेटेड पॉलिटिक्स, इन दोनों का मिश्रण इस दौर में इस तरीके से हो चुका है जहां पर विपक्ष की राजनीति और इस देश का इंटेलेक्चुअलिज्म हार मान चुका है? वह सोच रहा है कि कहां फंस गए, छोड़िए अभी से, अब बाहर निकल ही जाते हैं। क्या यह स्थिति आ गई है? चौथा सवाल, क्या मौजूदा वक्त में चल रही सरकार कोई भी जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि उसे पता है चुनाव तो वो जीतेगी ही, और चुनाव ही जब सब कुछ के मापदंड होने लग जाएं तो उसके बाद कोई मुद्दा मायने नहीं रखता है, इसीलिए वो बेफिक्र है? और पांचवा सवाल, जो सवाल इस मौजूदा वक्त की नब्ज पे है, क्या इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन इस देश के पॉलिटिकल रिफॉर्म को करने की दिशा में युवाओं को ही सड़क पर ले आएगी? जिस जेनजी का जिक्र राहुल गांधी खुले तौर पर करने लगे हैं और उस जेनजी को लेकर धड़कनें पीएमओ की बढ़ने लगी है और बढ़ी हुई धड़कनों के बाद देश के रक्षा मंत्री के घर पर बैठकें होने लगी है और एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है कि कम से कम छात्रों में यह मैसेज जाना चाहिए टेक्नोलॉजिकली ग्लिच था, कोई गड़बड़ी नहीं थी। अगर यह हो गया तब तो ठीक, और नहीं हुआ तब छात्र क्या करेंगे? शायद इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इस देश के भीतर वो होम मिनिस्ट्री हो या पीएमओ हो, एक सवाल तो है, क्योंकि उस सवाल के साथ इस देश का विपक्ष का नेता भी जाकर खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।